देश में नक्सलवाद की चर्चा हो और बस्तर की चर्चा ना हो, ऐसा तो संभव नहीं है। और यही वजह है कि बस्तर हमेशा से चर्चाओं का विषय बना हुआ है पूरे देश में। लेकिन इस बार की जो चर्चा है वो कुछ ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार जो चर्चा है वो नक्सलियों के दहशत की नहीं, नक्सलियों के लाल आतंक की नहीं, नक्सल के समाप्ति की है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, नक्सलवाद समाप्त होने वाला है बस्तर से, और इसकी डेडलाइन भी तय कर दी गई है। और अब से अगर बात करें तो 100 दिन का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में इन दिनों में जो कुछ लोग बचे हुए हैं नक्सल संगठन में, उनको किस तरीके से खत्म किया जाएगा? क्या वो सरेंडर करेंगे, क्या उनका एनकाउंटर होगा, या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी? ये अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये होता हुआ तो नजर आ रहा है कि नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा, जो सशस्त्र माओवाद है। और इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बस्तर आईजी सुंदर राजपी सर। और मैं इनके बारे में बता दूं आपको कि लगभग 13 साल का समय इन्होंने बस्तर में गुजारा है, और 13 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है। एसपी के तौर पे रहे हैं ये नारायणपुर में, डीआईजी रहे हैं, अब आईजी हैं, और इनका कार्यकाल शानदार रहा है। 2024 और 2025 की अगर बात करें तो नक्सलवाद में सबसे बड़ी सफलता जो मिली है ये इन्हीं 2 सालों में मिली है। तो आगे की क्या रणनीति है और किस तरीके से क्या कुछ होगा, ये जानते हैं हम बस्तर आईजी साहब से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। जी नमस्कार। सर, एक जो डेडलाइन तय की गई है 31 मार्च 2026, क्या वाकई में नक्सलवाद बस्तर से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट मंशा है, आने वाला बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि को बस्तर संभाग के अंतर्गत और संपूर्ण भारतवर्ष में समाप्त करके इलाका में शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास कार्य को गति देना है। इसके लिए एक लक्ष्य तय भी किया गया 31 मार्च 2026। इसी दिशा में मजबूती से हर एक कदम हम लगा कर जा रहे हैं, ताकि आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत ये संपूर्ण रूप से नक्सल गतिविधि को खात्मा किया जाएगा। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत, ये लक्ष्य को हम हासिल जरूर करेगा। सर, साल का जब शुरुआत हुआ था तब हमने देखा था कि लगभग 20 के आसपास जो है सीसी मेंबर थे, और जो संख्या अभी पोलित ब्यूरो की भी है वो ज्यादा थी। लेकिन अब फिलहाल मात्र जो है 3 पोलित ब्यूरो और 3 सीसी मेंबर बचे हुए हैं। और दंड कारण की अगर बात करें तो उसमें भी गिने चुने 2 लोग ऐसे नाम है जिनको बेहतर तरीके से जो है पुलिस और बेहतर तरीके से मीडिया जनता जान रही है। तो ऐसे में ये जो समय बचा हुआ है और जो 100 दिन से कम का समय है, इन लोगों के लिए क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि ये फिलहाल अभी जो है पुलिस के पकड़ से बाहर है। क्या ये आत्मसमर्पण करेंगे? जिस तरीके से बड़े बड़े नामों ने आत्मसमर्पण किया है, इनसे क्या कोई संपर्क है, या फिर इनकी गिरफ्तारी या एनकाउंटर की तैयारी कर रही है पुलिस? वर्ष 2025 सुरक्षा बल के लिए काफी निर्णायक रहा। इस एक वर्ष की अवधि में देखा जाएगा, अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात 10 माओवादियों के सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का डेड बॉडी रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें सीपीएम महोदय संगठन का सरगना जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, अन्य जैसा सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, कोसा, चलपति, मोडम बालकृष्ण, गजाला रवि, सहदेव, इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में 10 टॉप लेवल के जो माओवादी कैडर डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर की गई। तो उनमें से 10 में से 6 छत्तीसगढ़ में, उनमें भी खास तौर पर 4 बस्तर संभाग के अंतर्गत उनका एनकाउंटर्स पे डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और 4-5 अन्य माओवादी कैडर हैं, जिसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुजाता, सतीश, रामदेव, और इस प्रकार 5 माओवादी कैडर ने पुनर्वास भी किया है। और शेष अभी 3 पोलिट ब्यूरो मेंबर और 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर ही अभी सीपीएम महोदय संगठन में शेष रह गए, और कुछ गिने चुने मतलब स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स है, जिसमें डीके कैडर्स पापा राव है और बारसे देवा। इस प्रकार महोदय संगठन बल संख्या में भी कम होगी, उनका नेतृत्व क्षमता भी काफी हद तक अभी समाप्त होते आ रहा है और उनके क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहा है। इन सब तमाम परिस्थिति में हमें पूरा विश्वास है, आने वाला बहुत जल्दी नक्सल संगठन का खात्मा सुनिश्चित की जाएगी। और शेष जो माओवादी कैडर, जिसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी है और पोलिट ब्यूरो मेंबर गणपति है, और अन्य जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जिसमें गणेश उइके है, संग्राम है, और झारखंड इलाका में भी 2 कैडर्स और है जो अनलदा है और मिसिर बेसरा है, और डीके से कैडर्स में जिसे पूर्व में मैंने नाम लिया है पापा राव और बारसे देवा। इस प्रकार कैडर्स और नीचे लेवल के जितने भी अन्य जो माओवादी संगठन कैडर्स, उनके पास मात्र एक ही विकल्प अभी शेष रहा, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होना। अन्यथा जिस तरीके से हमारा सुरक्षा बल एक बेहतरीन रणनीति के साथ अभियान संचालित कर रहे हैं, उसके परिणामों को उनको
भुगतना पड़ जाएगा। सर, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी पुलिस ब्यूरो और सीसी मेंबर मौजूद हैं, तो क्या उन राज्यों से कुछ संपर्क किया जा रहा है? वहां के राज्य, वहां की पुलिस से कुछ बातचीत की जा रही है ताकि उन पर भी दबाव बनाया जाए समर्पण या फिर गिरफ्तारी को लेकर? वर्तमान में जितना भी नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है, काफी एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से की जा रही है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स का काफी बेहतरीन भूमिका है। भारत सरकार की ओर से MHA और अन्य संबंधित स्टेट्स का इंटेलिजेंस एजेंसी से नक्सल विंग है, एंटी नक्सल ऑपरेशन का जो यूनिट होते, वो सब लोग आपस में जो कोऑर्डिनेट करके बेहतर तरीके से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप न सिर्फ बस्तर इलाका में, जो अन्य जो नक्सल प्रभावित राज्यों के क्षेत्र में भी हमको एक सकारात्मक परिणाम देखने के मिल रहा है। यदि महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, सभी राज्यों में हम नक्सल के खिलाफ काफी प्रभावी रूप से अभी अभियान संचालित हुआ। उसका कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा अलग अलग मैकेनिज्म बना हुआ। सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन इतना बात जरूर हम कर सकता है, जो अभी वर्तमान में जितना भी प्रयास जारी है, ये एक संयुक्त एक इंटीग्रेटेड एफर्ट के माध्यम से की जा रही, जिसके कारण से हमको काफ़ी अच्छा परिणाम मिला है। और माओवादियों के पास भी अभी एक जगह से भागकर दूसरे जगह जाने का कोई विकल्प नहीं रह गई। यदि पूर्व में ऐसा उनके एक मोडस ऑपरेंडी रहते हैं, यदि एक जगह में लगातार यदि ऑपरेशन संचालित हो रहा है, उस जगह छोड़कर दूसरे जगह में जाकर शेल्टर ले लेते, कुछ समय के लिए उधर छुपे रहते, फिर बाद में अन्य जगह में जाकर अपना गतिविधि को अंजाम देते। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में ऐसे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई, कहीं भी जागेगा भागेगा, उधर कार्रवाई के सामने करना पड़ जाएगा उनको। सर, पुलिस ब्यूरो और सीसी मेंबर तो राज्य से बाहर हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण लोग जो दंडकारण्य को संभाल रहे हैं, जो बटालियन को संभाल रहे हैं, पापाराव और बारसेदेवा, ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि बटालियन ही हमेशा से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। तो इनको किस तरीके से अब न्यूट्रलाइज किया जाएगा? इनको किस तरीके से जो है गिरफ्तारी या फिर इनको सरेंडर करने के लिए जो है प्रेरित किया जाएगा, या फिर ऑपरेशन तैयार है, एनकाउंटर इनका भी बिल्कुल जल्द देखने को मिल सकता है? एंटी नक्सल ऑपरेशन तो लगातार जारी है। कभी ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिसमें एंटी नक्सल ऑपरेशन रुक जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता का जान माल का रक्षा करना हमारा एक प्राथमिक दायित्व है। उसी दायित्व के हिसाब से प्रतिदिन हमारा सुरक्षा बल सदस्य DRG, बस्तर फाइटर, कोबरा, STF और केंद्रीय अर्धसैनिक बल में CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस, STF, तमाम सुरक्षा बल लगातार क्षेत्र में ऑपरेशन करते रहते। और क्योंकि इस इलाका का जो शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जो क्षेत्र की जनता का रक्षा करना हमारा दायित्व, उसी हिसाब से लगातार ऑपरेशन जारी है और उसका परिणाम भी सबके सामने रहा। वर्ष 2024 और 25 में काफी बेहतरीन परिणाम रहा। लेकिन दूसरी ओर सरकार की ओर से माओवादियों का ये भी लगातार अपील की जा रही है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में आ जाए, बेहतर होगा। इस अपील को सुनते हुए काफी बड़ी संख्या में अभी हाल फिलहाल में पुनर्मार्गम, पुनर्वास, पुनर्जीवन हमारा एक पहल है। उसी के तहत काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स में पुलिस ब्यूरो मेंबर्स से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स और नीचे लेवल का PLG कैडर्स और अन्य माओवादी कैडर्स ने काफी बड़ी संख्या में आम सबनिष्ठ के साथ आकर पुनर्वास किया। ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में हमको देखना चाहिए। पूर्व में पुनर्वास के लिए बहुत कम संख्या में बिना हथियार माओवादी कैडर सामने आते, लेकिन अभी आ रहा है, काफी संख्या में आ रहा है। साथ साथ AK-47, LMG, इंसास, SLR, इस प्रकार ग्रेडेड वेपन्स भी लेकर आ रहा है। ये भी एक सकारात्मक परिणाम के रूप में हम देख सकते हैं। और इन सब तमाम परिस्थिति में जो बारसेदेवा हो या पापाराव हो, अन्य जितना भी जो टॉप लेवल कैडर्स या नीचे लेवल के कैडर्स, उनके पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में आ जाए। उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सहायता की जाती है। समाज भी उनको स्वीकार कर रहा है, शासन भी उनको स्वागत कर रहा है। लेकिन इस विकल्प को छोड़कर हिंसा के रास्ते पर यदि जाने के लिए उनका यदि कोई निर्णय होगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा सुरक्षा बल सक्षम है। सर, आत्मसमर्पण का जिक्र किया, हालांकि सॉरी, आत्मसमर्पण नहीं, अब ये पुनर्वास हो चुका है। पुनर्वास नीति का जो आपने जिक्र किया, तो सैकड़ों की संख्या में जो माओवादी हैं उन्होंने पुनर्वास नीति का फायदा उठाया है और मुख्यधारा से जुड़े हैं। ऐसे में अब उन लोगों का, वो जो सैकड़ों लोग हैं, उन लोगों को किस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको किस तरीके से सरकारी योजनाओं में जो है फायदा पहुंचाएंगे और किस तरीके से उनके भविष्य को उनको जो है दिखाया जा रहा है, ताकि वो दोबारा से नक्सल संगठन की ओर झुकाव ना दिखा सके। क्योंकि अगर वो दोबारा से नक्सल संगठन की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो पुलिस प्रशासन को देखने को मिल सकता है। माओवादी कैडर जो हिंसा त्याग करके समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से यदि सामने आ रहा है, उनके पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार का एक बेहतरीन रिहैबिलिटेशन पैकेज है। उसी के तहत उन्हें सभी प्रकार का सहायता, आर्थिक सहायता भी उपलब्ध की जा रही है। उसी को लेकर अभी
हाल फिलहाल में जितना भी जो माओवादी कैडर पुनर्वास कर रहा है उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए संभाग के सभी जिला मुख्यालय में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर अभी संचालित की जा रही है। उसमें इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग से लेकर अन्य जितना भी ट्रेड्स है, जिसमें कोई मोटर व्हीकल चलाने के लिए ट्रेनिंग ले रहा है, कोई टेलरिंग के लिए ट्रेनिंग ले रहा है, कोई हॉस्पिटलिटी सेक्टर में या होटल मैनेजमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग ले रहा है, और जितना भी अन्य जो आवश्यकता है इलाका में जो रोजगार के लिए, उन सब ट्रेड में उनका ट्रेनिंग दी जा रही है। हाल फिलहाल में पंडुम कैफे कर जलपुर में हमने प्रारंभ किया, उसमें पुनर्वासित माओवादी कैडर और जो नक्सल हिंसा में जो पीड़ित दोनों मिलाकर ये कैफे को संचालित कर रहा है। इस प्रकार कई उदाहरण हैं जहां पर आत्मसमर्पित माओवादी कैडर पुनः अपना समाज में रीइंटीग्रेट होकर एक सामान्य जीवन जीने के साथ साथ उनके आर्थिक स्थिति बेहतर हो और उनके पुनः वापस जो माओवादी की जो विचारधारा में अट्रैक्ट ना हो, इन सब के लिए लगातार हमारे पास जो रिहैबिलिटेशन पैकेज के तहत कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर हम बिल्कुल आश्वस्त है। जो माओवादी कैडर एक बार समाज के मुख्य धारा में आगे पुनः माओवादी आइडियोलॉजी के पक्ष में जाने का कोई स्कोप अभी नजर नहीं आ रहा है। इस विषय पर हमारा लगातार फोकस भी रहेगा। सर, जो बड़े कैडर्स हैं पुनर्वास जिन्होंने किया है, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से योजनाएं तैयार हैं? और क्या जो बड़े कैडर्स ने आत्मसमर्पण पुनर्वास का फायदा उठाया है, उनसे पुलिस प्रशासन को कितना फायदा मिल रहा है? क्योंकि लगातार जो सरेंडर हो रहा है, लगातार जो पुलिस को सफलताएं मिल रही हैं, क्या वो पुनर्वास जो किए सरेंडर जो किए नक्सली हैं, उनसे कुछ इनपुट्स तैयार हो रहे हैं? जो माओवादी कैडर यदि टॉप लेवल का हो या जैसे मिडिल लेवल कैडर हो या ग्रास रूट लेवल का संगठन के जो कैडर हो, जो भी पुनर्वास कर रहा है, सबसे पहले जो फायदा उन्हीं को हो रहा है, क्योंकि वो हिंसा के रास्ते छोड़कर यदि समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आ रहे थे, वो उनके लिए जीवन सुरक्षित हो जाते, किसी प्रकार का कोई उनके लिए जान के खतरा से जो ये वाला विषय खत्म हो जाते, और साथ साथ जो क्षेत्र की जनता को ये राहत मिलते हैं। जो हिंसात्मक गतिविधि में काफी गिरावट अभी देखने मिल रहा है। पहले इस क्षेत्र में आईडी के चपेट में ना सिर्फ सुरक्षा बल को नुकसान होते, कई ग्रामीण को भी नुकसान हुआ और मुखबिर कारों पर ग्रामीण को मारा जाता माओवादी द्वारा। इन सब हिंसात्मक गतिविधि में काफी गिरावट हमको देखने मिल रहा है और आने वाले समय में बिल्कुल ये शून्य हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और माओवादी कैडर से जो भी प्रवास कर रहा है उनसे बातचीत होते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन करने के लिए तमाम पैकेज के तहत हम कार्रवाई करते, और उनसे इंट्रोगेशन में क्या कुछ बेनिफिट मिलते हैं ये हम अभी सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं कर सकता। लेकिन कुल मिलाकर जो पुनर्वास कर रहा है उससे माओवादी कैडर के भी फायदा है, समाज के लिए भी उसमें राहत मिलते हैं, और सुरक्षा बल के भी इसमें काफी कुछ मतलब अपना आने वाला कार्रवाई में सहायता मिलते हैं। इसलिए पुनर्वास काफी एक बेहतर कार्य योजना है, और उससे हिंसात्मक गतिविधि भी रुक जाते हैं और समाज में रीइंटीग्रेट होकर वो भी माओवादी कैडर भी एक सामान्य जीवन जीने के लिए उनका एक रास्ता मिल जाते हैं। सर, आपने आईडी का जिक्र किया, और आईडी हमने देखा है कि जब से नक्सलवाद की शुरुआत हुई है, पुलिस जवानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान की वजह जो है वो आईडी रही है। और ऐसे में 2025 में बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आईडी वो बहुत बड़ा कारगर साबित नहीं हुआ है। तो आईडी को किस तरीके से देखते हैं, और इस साल सफलता किस तरीके से आईडी में आप लोगों ने पाई है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसको सामान्य भाषा में हम आईडी बोलते हैं, वो सुरक्षा बल के लिए काफी एक बड़ी चुनौती रही। इसके पहले भी आईडी के कारण से हमारा सुरक्षा बल के कई सदस्य का नुकसान हुआ। क्षेत्र के ग्रामीण का आईडी ब्लास्ट में कई ग्रामीण महिला, बच्चे, बुजुर्ग, भविष्य तक नुकसान हुआ। इस प्रकार आईडी काफी एक बड़ी चुनौती रहा। उसको निपटाने के लिए हमारे पास वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है आईडी डिटेक्शन और डिस्पोजल के, उसी के तहत वर्ष 2025 में देखा जाएगा अभी तक लगभग 900 आईडी को हमने डिटेक्ट करके उसका घटना होने के पहले डिफ्यूज की गए थे। इसके पूर्व में प्रतिवर्ष ऑन एवरेज 150-200 आईडी डिटेक्ट होते, लेकिन वर्ष 2025 में काफी बड़ी संख्या में आईडी डिटेक्शन करके उसका घटना के पहले डिफ्यूज किया गए थे। और आईडी के जो सप्लाई नेटवर्क उसके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई हुआ, ताकि आईडी का जो संपूर्ण जो एक इकोसिस्टम है वो समाप्त हो सकता है। फिर भी क्षेत्र में कुछ और आईडी शेष अभी रह गए, उसको लगातार उनकी मैपिंग करके उसको भी डिफ्यूज करने के लिए हमारा कार्रवाई जारी है। और आने वाले समय जो आईडी से किसी प्रकार का जनहानि ना हो, उसके लिए हम लोग विशेष एक प्राथमिकता रहेगा। सर, अर्बन नेटवर्क को लेकर बहुत लंबे समय से जो है बहुत कुछ ज्यादा खुलासा नहीं हुआ। क्या पूरा अर्बन नेटवर्क नक्सलवाद का खत्म हो चुका है, या फिर अर्बन नेटवर्क भी अब जो है छुप गया है, दब गया है, या फिर पुलिस के साथ हो चुका है? प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी माओवादी संगठन के खिलाफ के जो अभियान है उसमें अलग अलग फ्रंट होते हैं। उसमें एक ऑपरेशनल फ्रंट होगा जिसमें लगातार हमारा सुरक्षा बल द्वारा
अंदरूनी इलाके में अभियान संचालित करके प्रभावी परिणाम लेकर आ रहा है। साथ साथ जो माओवादियों का जो इकोसिस्टम है, उनको सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं, क्योंकि कानून के हिसाब से देखा जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी माओवादी संगठन के लिए सहायता प्रदान करो, फिर वो भी कानून के दृष्टिकोण से अपराधी बनते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा नेटवर्क होगा जिन्होंने माओवादियों के लिए जो आईडी के लिए सामग्री सप्लाई कर रहा है, आर्म्स अम्युनिशन सप्लाई कर रहा है, या उनके लिए अन्य प्रकार के जो अर्बन इलाके में रहते हुए उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है, इन सब के खिलाफ हमारा नजर रहा और उनके खिलाफ काफ़ी मॉड्यूल्स का हमने ब्रेक भी किया। और आने वाले समय में भी हमारा फोकस ये रहेगा, मतलब माओवादी गतिविधि को किसी प्रकार का कोई सपोर्ट ना मिले। खुद माओवादी संगठन के कैडर्स इस बात को मान लिया है, जो हिंसा के लिए कोई रास्ता नहीं है, हिंसा का कोई भविष्य नहीं है, इस बात को स्वीकार करते हुए कितने बड़ी संख्या में पुनर्वास के लिए सामने आ रहा है। और बाकी अन्य जितना भी उनका सहयोगी है, यदि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है या शहरी इलाके में रह रहा है, उनका पास भी ये विकल्प है, वो किसी प्रकार का माओवादी गतिविधि को समर्थन ना दे, सहयोग ना करे। यदि उस प्रकार की गतिविधि में शामिल होगा तो उनके खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करेगा। सर, नक्सल मोर्चों में डीआरजी के जवान जिस तरीके से सफल हुए हैं वो हमने लगातार देखा है, और डीआरजी के साथ साथ कई ऐसे फोर्सेस को भर्ती की गई है नक्सल मोर्चों में नक्सलियों से लड़ाई करने के लिए। ऐसे में जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो उन फोर्सों का उपयोग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि डीआरजी में हमने देखा है कि ज्यादातर वो लोग हैं जो नक्सल संगठन में जुड़े हुए थे। वहां से जो है, जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया उसके बाद उन्हें डीआरजी में लाया गया, तो वो नक्सल संगठन को भी बखूबी जान रहे हैं, पुलिस प्रशासन को भी बखूबी जान रहे हैं। तो जब अगर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और उनका दिमाग जब खाली हो जाएगा, उनके पास करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं लगता कि वो एक चुनौती बनकर सामने आ सकते हैं, वो एक परेशानी बनकर सामने आ सकते हैं अगर उन्हें किसी दूसरे कामों में उस तरीके से उपयोग में नहीं लाया गया? पुलिसिंग ऐसा एक विषय है जो लगातार अपने आप को परिवर्तन कर अडॉप्ट करके वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप काम करने के लिए एक संस्था है, जो वर्तमान में बस्तर संभाग के अंदर नक्सल गतिविधि के हिसाब से हमारा फोर्सेस को एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए, जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया गए थे। यदि डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो, अन्य जितना भी हमारा बल सदस्य है, इस काम के लिए अभी उनका ट्रेनिंग दिया गया। लेकिन आने वाला समय जैसे नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उस समय के जो परिस्थिति के अनुरूप जो बेसिक पुलिसिंग के लिए और प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए उनका रीओरिएंट किया जाएगी, उनका रीट्रेनिंग दी जाकर उस समय के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कोई भी फोर्स उसके इस्तेमाल या उनके उपयोग तक कभी खत्म नहीं होते हैं, जो उस समय की जो परिस्थिति के अनुरूप उनका बेहतरीन उपयोग किया जाएगी। सर, अगर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा उसके बाद बस्तर जो है पूरी तरीके से खुल जाएगा, बस्तर में मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, बस्तर में कई ऐसे व्यापारी आएंगे, बाहरी लोग आएंगे। ऐसे में जो बस्तर के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो बहुत ज्यादा बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, वो अपने जल जंगल जमीन और अपनी सुविधाओं के साथ खुश हैं। उस परिस्थिति में अगर दोबारा कुछ अगर उत्पन्न होता है, परेशानियां, और आदिवासी जो है फिर अगर परेशान होते हैं, तो वो जो कुछ बचे हुए नक्सली होंगे, जो कहीं छुपे होंगे, कहीं भाग गए होंगे, वो दोबारा से आके अपने नक्सल संगठन को मजबूत कर सके, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए किस तरीके से तैयार रहेगी पुलिस, और ऐसी परिस्थिति निर्मित ना हो उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां है? शासन ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, बस्तर क्षेत्र के भविष्य है, बस्तर क्षेत्र के विकास क्षेत्र की जनता ही तय करेगा, उसके लेकर ब्लूप्रिंट तैयार करना है, क्षेत्र की जनता से रायशुमारी कर शासन ने आने वाले समय में कार्यवाही करेगा। इस पे अलग अलग प्रकार का जो नैरेटिव अभी बनाया जा रहा है, बस्तर क्षेत्र के जल जंगल जमीन के ऊपर खतरा बन जाएगा जैसे नक्सलवाद खत्म होगा, ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव है। लेकिन सत्यता यह है, जो बस्तर क्षेत्र का विकास कैसा होगा, उसकी दिशा और गति क्या होगा, क्षेत्र की जनता तय करेगा। और इन सब तमाम परिस्थिति में नक्सलवाद पुनः पनपने के लिए किसी प्रकार का कोई आधार नहीं बनेगा, इस बात को लेकर शासन बहुत स्पष्ट कर दिया और इस बात को सुनिश्चित भी किया जाएगी। सर, जो नक्सलवाद है वो तो अब धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है, लेकिन आपने जो बस्तर में समय गुजारा है, लगभग 13 साल के आसपास का समय आपने गुजारा, और एक लंबा समय होता है, और इस समय में एक अधिकारी के तौर पर आप एसपी भी रहे, यहाँ पे डीआईजी भी रहे, आईजी भी रहे, और शानदार कार्यकाल रहा है आपका, और आपने बस्तर को बखूबी समझा है। तो बस्तर का वो समय भी देखा है आपने 2005 के आसपास का, जब नक्सलवाद जो है अपने चरम पर आने की शुरुआत में था, और अब 2025 का समय जब नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपकी नजर में नक्सलवाद क्या है, और नक्सली आप क्या समझते हैं कि क्या काम करते थे? वर्ष 1967 में जो माओवादी संगठन तब शुरुआत हुआ, जल जंगल जमीन के विषय को लेकर
क्षेत्र के आदिवासियों को हितैषी बनकर ये संगठन प्रारंभ हुआ। लेकिन धीरे धीरे संगठन का दिशा और स्वरूप बदल गए थे, जिसके लिए हितैषी बनकर जो माओवादी संगठन अपना प्रारंभ किया वो उन आदिवासी समाज के लिए ये दुश्मन बन गए थे। ऐसा अनेक निर्दोष आदिवासी लोगों का जान के खतरा बन गई है। बस्तर संभाग की यदि बात करेगा, विगत 25 वर्षों में 2000 से अधिक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण महिला बच्चे के जान के लिए दुश्मन बन गए थे और कई बच्चे जिसका आईडी ब्लास्ट में उनका क्षति हुआ और कई मवेशी का भी नुकसान हुआ। इसलिए माओवादी संगठन के कारण से बस्तर क्षेत्र का काफी जान माल का नुकसान हुआ, क्षेत्र के विकास का गति रुक गई है। इन सब परिस्थिति को देखने के बाद शासन द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग कार्य योजना के तहत कार्रवाई की गई। वर्ष 2005 में एएसपी से लेकर तत्पश्चात एसपी और डीआईजी और वर्तमान आईजी के रूप में हम इस परिवर्तन को देखने के लिए एक अवसर मिला है और इस परिवर्तन का एक भागीदारी बनने का भी एक अवसर मिला है। निश्चित रूप से 20 साल पहले की जो परिस्थिति काफी बदल कर अभी एक सकारात्मक परिस्थिति निर्मित होकर हमको देखने मिल रहा है और भविष्य में जो माओवादी संगठन के किसी प्रकार को कोई स्थान बस्तर में और संपूर्ण भारतवर्ष में बिल्कुल कोई स्थान नहीं रहेगा। हिंसा का कोई रास्ता नहीं है और आने वाला समय में जो नक्सल संगठन पूर्ण रूप से खात्मा होगा और इलाका में विकास कार्य को गति मिलेगा और क्षेत्र की जनता अपना इच्छानुरूप अपना जीवन जीने के लिए उनका एक अधिकार मिलेगा। ये परिस्थिति को ये परिवर्तन को देखने के लिए और इस परिवर्तन में एक भागीदारी बनने का हमें एक अवसर मिला। इसके लिए हम शासन और क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा आभार रहेगा। सर, एक सवाल नक्सलवाद से हटकर है, क्योंकि बस्तर में फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरीके से एक मुद्दा है दो समुदायों के बीच का जो काफी ज्यादा जो है अहम होता जा रहा है, और क्योंकि अहम इसलिए क्योंकि वो बस्तर में अशांति फैला रहा है। इन मुद्दों को किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से इन्हें जो है सुलझाने का तरीका है, क्योंकि वो दो समुदाय लगातार जो है पिछले कुछ समय से आमने सामने हैं और कहीं ना कहीं बस्तर में अशांति फैल रही है। उस अशांति को हटाकर शांति में लाने के लिए बस्तर पुलिसिंग की क्या तैयारी है? बस्तर क्षेत्र सामाजिक समरसता के लिए और सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। बस्तर दशहरा है उसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि अलग अलग समाज के लोग मिलकर 75 दिन चलने वाले इस त्योहार को बहुत बेहतरीन तरीके से संचालित करते हैं। अलग अलग समाज की अलग अलग भूमिका है, इसके बावजूद एकदम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से बस्तर दशहरा को संचालित करते हैं और दुनिया देखने आते। इस प्रकार बस्तर के एक अलग पहचान है, एक सकारात्मक पहचान है। वर्तमान परिस्थिति में उसमें जहाँ पर भी कुछ तनाव का परिस्थिति देखने मिल रहा है, निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता इस परिस्थिति को बदल कर आने वाले समय में बस्तर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रशासन, पुलिस और शासन के लिए सभी प्रकार का सहयोग देगा। ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि हिंसा के माध्यम से या कोई तनाव के माध्यम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। इस बात को क्षेत्र की जनता बेहतर जानते समझते और आने वाला बहुत जल्दी इस टाइप का जो परिस्थिति चेंज होकर एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण परिस्थिति निर्मित होगा। हमें इसको लेकर बिल्कुल पूरा आश्वस्त है। सर, अंतिम सवाल कह लीजिए इसे, या फिर आपकी अंतिम अपील जो चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप नक्सलियों से करें, और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी जो है जाते जाते कह के जाइए, जो कुछ ऐसी खबरें हमको दे दें जो एक्सक्लूसिव हो हमारे लिए, और नक्सल जो बचे हुए हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? इसमें 3 संदेश है। एक तो क्षेत्र की जनता को बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास हम सबका एक संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पुलिस, सुरक्षा बल, प्रशासन, शासन अपना अपना योगदान दे रहे हैं। साथ साथ क्षेत्र की जनता में का भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उस भूमिका को समझकर सभी को सहयोग देकर बस्तर के एक नया पहचान, एक सकारात्मक पहचान दिलाने में सबका एक योगदान होना चाहिए। निश्चित रूप से जनता से हमको इसमें अच्छा सहयोग मिलेगा, ये हम इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। दूसरा, जो माओवादी गतिविधि में अभी भी जो शामिल कैडर्स है, उनके पास एक ही विकल्प अभी शेष रहेगी, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होना। उसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गए। इस बात को समझकर बहुत जल्दी आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर पुनर्वास करना चाहिए, ताकि बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास में उनका भी एक योगदान हो सकता है। और क्षेत्र के युवा से भी हमारा ये अपील है, जो आने वाला बस्तर सुरक्षित रहे, आने वाला बस्तर जो अलग अलग संभावना के लिए स्थान बने और बस्तर के एक सकारात्मक पहचान बने, उसके लिए आप लोग भी सामने आकर बस्तर के नया पहचान दिलाने के लिए एक योगदान देना चाहिए। और निश्चित रूप से आने वाला भविष्य बस्तर के लिए बेहतर होगा, सुरक्षित होगा और अच्छा होगा, ये हम सबका मानना है। कुल मिला के सर 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद बस्तर से पूरी तरीके से सशस्त्र माओवाद खत्म हो जाएगा? ये निश्चित रूप से ये संकल्प है।
भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का और क्षेत्र की जनता का भी मन में भी यही बात है, जो आने वाला जल्दी नक्सल गतिविधि, हिंसात्मक गतिविधि समाप्त हो और बस्तर के एक नया सकारात्मक पहचान मिले। इस दिशा में लगातार हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते आ रहे हैं और आने वाला समय में हम इसमें सफल होगा और बस्तर का एक सकारात्मक और न्यू आइडेंटिटी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो देखिए, ये थे बस्तर के आईजी जिन्होंने लगभग 13 साल, एक लंबा समय